हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटजी डे चैनल। ARO स्टेज 1 की तैयारी की दिशा में आज हम MCQ लेके आए हैं पॉलिटी के 25 MCQ जो कि महत्वपूर्ण हैं और लगभग पॉलिटी के सभी चैप्टर्स से हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं और आपके लिए निश्चित ही काम लाभदायक होंगे। और इसको कोशिश करिए कि आप चेक करिए, क्योंकि ये थोड़े टफ क्वेश्चन हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं, कुछ सरल क्वेश्चन भी हैं। तो उससे क्या लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी पॉलिटी तैयार है। कोशिश करिएगा कि पहले ऑप्शन मत देखिएगा, पहले क्वेश्चन हल करिएगा, उसके बाद देखिएगा कि आपने सही किया या गलत किया, और अपना सेल्फ असेसमेंट करिएगा। तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि आपके जो इस समय स्टेज है किस कहाँ पर आप लाइक कर रहे हैं। ठीक है, और ये एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए बिल्कुल क्रैक्स करके निकाल के ढूंढ के लाए हैं कई किताबों से। आइए चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान शक्ति को सीमित किया? तो आपने ये चारों तो कभी ना कभी पढ़ रखे होंगे, अगर आपने कभी पॉलिटी पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो बहुत पहले का है, ये 1967 का है। 1967 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था, और ये 1973 का केस है, ये 1984 का केस है। ठीक है, तो पहली बार 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान शक्ति को सीमित किया था। उससे पहले क्या होता था, मौलिक अधिकारों को कभी कभी बैन कर दिया जाता था, उनको कम कर दिया जाता था, और जो कर्तव्य हैं या फिर जो DPSP हैं उनको थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट किया गया था, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही थी। तो उन्होंने अप्रस्तावना में जो संशोधन की बात आती थी, तो वहाँ पे संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था, इसलिए ये पहला है। दूसरे में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट दिया था, इसमें वही चीज़ दोहराई गई थी। तो हुआ तीनों में था, लेकिन पहली बार B में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों करते हैं, लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। ठीक है, राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि वास्तविक शक्ति जो है राष्ट्रपति में नहीं प्रधानमंत्री में होती है, क्योंकि ये संसदात्मक पार्लियामेंट्री हमारा शासन है, इसलिए। ठीक है, अगर प्रेसिडेंशियल होता तो राष्ट्रपति होता, जैसा कि अमेरिका। तीसरा देखते हैं, भारतीय संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? अभी हमने जैसे कि ऊपर देखा था, आप चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं आपने क्वेश्चन गलत नहीं किया होगा। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने 100% ऊपर वाले क्वेश्चन देख कर प्रधानमंत्री आंसर लगाया होगा, लेकिन करता कौन है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री, लेकिन मंत्रिमंडल ही प्रमुख होती है, सही है, कार्यपालिका में। इसलिए आपने सुना होगा कि कैबिनेट ने फैसला लिया, ये नहीं कहा जाता कि प्रधानमंत्री ने फैसला लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे हम, यह निश्चित करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, कौन बताएगा? इससे पहले जो मैंने लेक्चर डाला था एक आपको, उसमें आपको बताया था कि राष्ट्रपति ऐसा करता है। ठीक है, आपने अगर वो सुना होगा ठीक से तो निश्चित रूप से आप ये क्वेश्चन सही कर देंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी करिए, क्योंकि आप हमेशा ये टिक मार के आएंगे, लेकिन ये गलत है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है, किसके तहत? आर्टिकल इसके तहत। ठीक है, पहले पहले पूरी बात बता देता हूं क्या है। राज्यपाल के परामर्श के बाद, अगर राज्यपाल के परामर्श के बिना नहीं कर सकता, लेकिन संघ शासित अगर क्षेत्र है जैसे दिल्ली वगैरह, चंडीगढ़ है, तो उसमें राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है। ठीक है, ये बात जो लिखी हुई है, क्योंकि राज्यपाल तो होता नहीं उसमें, उपराज्यपाल होता है या प्रशासक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचयी निधि पर भारित नहीं है? इसका आप क्वेश्चन पहले सोचिए और ऑप्शन मत देखिएगा प्लीज। हाँ, भारत के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते कौन करता है? उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, क्योंकि उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है, और विधानसभा लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये विधानसभा, ये टोटल आपके संसद के अंदर आते हैं। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता मिलता है, लेकिन सभापति के तौर पर मिलता है। उपराष्ट्रपति अपने आप में कोई एक नया पद नहीं है, समझ रहे ना आप जो कहना चाह रहा हूं मैं, आप कि उपराष्ट्रपति की शक्तियां कुछ नहीं होती है, वो सभापति के रूप में जब बैठता है तभी उसको वेतन भत्ते मिलते हैं उसके फॉर्म में, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसलिए भारत के संचयी निधि में भारित नहीं होते हैं। बाकी जो हैं उन सभी के होते हैं, चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पद है, उपराष्ट्रपति का उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तकनीकी दृष्टिकोण से वैसे होता तो है, लेकिन तकनीकी दृष्टि से उत्तर भी ही माना जाएगा, जब सभापति होगा तो उसका भारित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? कौन है भाई, बताइए आप। इसका क्वेश्चन आप नहीं बता पाएंगे 100%। ठीक है, तो राज्य विभाग आप जानते होंगे, ये भी सुना होगा, लेकिन हमेशा जो बजट बनता है आर्थिक कार्य विभाग, और जब बनता है तो उसके लिए
जो एम्प्लॉय होते हैं उनको निकलने की मनाही होती है, वो उसी के अंदर रह के ही, जो बजट तैयार हो रहा होता है, प्रिंटिंग वगैरह चल रही होती है, तो उनको उसी के अंदर रहना पड़ता है। ठीक है, और इसके लिए एक जो कहते हैं कि हलवा बनाया जाता है कढ़ाई में, और वित्त मंत्री अक्सर उन्हीं को खिलाता है। आपने देखा भी होगा फोटो वगैरह में ऐसा होता है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कौन करता है? ये हम सभी जानते हैं, वित्त मंत्री जी करते हैं। कब करते हैं? ये हमेशा 1 या 2 दिन पूर्व बजट के प्रस्तुतिकरण से पहले होता है। ठीक है, ये आप इस बार जब बजट आएगा तो उसमें आप कोशिश करिएगा कि आप जानते हो। इसको इंग्लिश में इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? किसके द्वारा? वो है व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति कर। ठीक है, ये कॉर्पोरेट टैक्स अभी भी दिया जाता है, ये भी दिया जाता है, और संपदा शुल्क भी दिया जाता है। बस केवल इस पे किया गया, कितना कर दिया? फिक्स कर दिया गया है, मतलब इसके तहत 2500 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है, पहले 250 था, अब 2500 कर दिया गया, इसके तहत सीमित कर दिया गया है, खत्म नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं कि ऑप्शन को, स्थायी सरकार लेखानुदान के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। तो अगर आपने ये पढ़ रखा तो आप लगा लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कार्यवाहक सरकार है या कोई भी हो वो दोनों कर सकती है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता, इसलिए ऑप्शन गलत है। ठीक है, लेकिन लेखानुदान सरकार के बजट का व्यय पक्ष से संबंधित होता है, जबकि अंतरिम बजट देखिए क्या होता है, जब सरकार गिरने वाली होती है या चुनाव होने वाले होते हैं लोकसभा के या विधानसभा के, तो उसमें अंतरिम बजट कुछ महीनों के लिए बनाया जाता है, 3 से 4 महीने के लिए बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, केवल व्यय होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता। जबकि लेकिन लेखानुदान जो होता है उसमें व्यय और आय सब कुछ होता है। ठीक है, मतलब जस्ट अपोजिट करिए, मैं थोड़ा गलत बोल गया हूँ, उसमें दोनों होता है। ठीक है, इसमें अंतरिम में व्यय और ये दोनों होता है। लेखानुदान सिर्फ और सिर्फ व्यय पक्ष मात्र से, मतलब जो सरकार को इसे कुछ काम करना है 2 महीने के लिए, उसे बजट चाहिए, उसे बजट नहीं मिल रहा है, पास अभी नहीं हो सकता, तो वो अतिरिक्त रूप से लेखानुदान के द्वारा बजट ले लेती है संसद से। ठीक है, और उसको खर्च करती है, उसमें सिर्फ व्यय लिखा रहता है, आय नहीं होता। बल्कि अंतरिम बजट तो छोटा रूप होता है बजट का, इसलिए सब कुछ होता है, लेकिन हाँ 3 से 4 महीने के लिए ही ये होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समान वित्तीय विधान में चरण सम्मिलित हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले प्रस्तुतिकरण होता है। ठीक है, उसके बाद चर्चा होती है, फिर विनियोग विधियोग। असली बजट यही होता है, आर्टिकल 114 के तहत किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद लेखानुदान, उसके बाद वित्त विधेयक को पारित करना। ठीक है, ये सारे ऑप्शन इसमें होते हैं। लेखानुदान एक अलग प्रक्रिया है, आपको बताया गया है, जब 2 महीने के लिए कम बचता है, उसके बाद वो जब चाहिए होता है तो केवल व्यय पक्ष मात्र संबंधित होता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा था भी। इसलिए 1, 2, 3, 5 सही है, चौथा गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। वो किससे संबंधित था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन एक बार हो चुका है। राज्यसभा का नवंबर 2000 में निर्दलीय थे, इसलिए हो गया, वरना होता भी नहीं है ऐसा। सांसद वर्जेंद्र सिंह को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे अगर कुछ बचा है तो उसमें देख लेंगे। प्रश्न, भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? आप निश्चित रूप से प्रधानमंत्री लगाएंगे, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और हमेशा लोग गलत करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर प्रधानमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा। याद रखिएगा, राष्ट्रपति ही होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? ये जब वास्तविक लिख के आए, रियल लिख के आए तो प्रधानमंत्री, और जब सैद्धांतिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली लिख के आए तो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इन दोनों में अंतर आप समझिएगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा कंफ्यूजन होता है, हमेशा गलतियां होती हैं। ठीक है, भारत में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, किसके प्रति होती है? आप सभी जानते हैं, लोकसभा के प्रति। क्यों होती है? क्योंकि लोकसभा से ही चुन के आए होते हैं, और संसद के प्रति होते हैं, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति नहीं होते हैं। लोकसभा के क्यों? बजट के द्वारा या अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, धन्यवाद प्रस्ताव के द्वारा, बहस के द्वारा इस पर नियंत्रण लगती है। ठीक है, इसलिए उत्तरदायी बनाया गया है लोकसभा के प्रति। आपने सवाल जवाब देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, किसके प्रति? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनको शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो लोग पदभार ग्रहण करते हैं, और वो जब चाहे हटा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री के हिसाब से होता है, लेकिन राष्ट्रपति ही माना जाता है। व्यवहार की बात नहीं, यहाँ सिद्धांत की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत में मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि पहले देखा था लोकसभा। ठीक है, संसद के प्रति मत कभी मत लगाइएगा, हमेशा लोकसभा।
राज्यसभा के प्रति नहीं होते, केवल लोकसभा, इसलिए संसद नहीं होगा, आंसर लोकसभा होगा। क्योंकि संसद में 3 चीज़ें आ जाती हैं, राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा। समझ रहे ना, राष्ट्रपति भी संसद के अंतर्गत आता है, ठीक है, अंग है, वो पद है, कोई व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट सुमेलित करते हैं यहाँ पर कि किसको कौन प्रतिज्ञा शपथ दिलवाता है। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, आपको पता होना चाहिए। इसके ऑप्शन कैसे होंगे कि देखिए क्या होती है इसकी सूची। भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, और क्या शपथ दिलवाता है ये आप देख लीजिए। भारत के संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा, ठीक है, ये आप यहाँ लिखा करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से वरना लोग यहाँ से सही करने के बाद भी गलत कर देते हैं, इसलिए वहाँ लिखिए, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ में क्या बोलना होता है। शपथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, और हमेशा कन्फ्यूजन होता है ये, ठीक है। बीका होगा संविधान और विधि की मर्यादा रखना, क्योंकि ये संविधान और विधि के लिए काम करता है, ठीक है, इसे उसकी मर्यादा बना के रखता है। जैसा जिसका काम वैसी उसकी शपथ। संसद सदस्य क्या करता है, संसद सदस्य कर्तव्यों की निष्ठा, समझ रहे हैं, जो उसके कर्तव्य हैं कि बहस करना, अगर वो सरकार में है तो सरकार के लिए काम करना, नहीं तो विरोध पक्ष का करना और सरकार की कमियों को गिनाना, और ये सब समझ रहे हैं ना आप जो कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, संघ के मंत्री की क्या है, सूचना गोपनीयता, कि उसे कोई भी सूचना गोपनीय जो है उसको उजागर नहीं करना, खुले में जाके नहीं बोलना है, थोड़ा गोपनीयता सरकार की बना के चलना है, ठीक है। तो इसका आंसर किस तरह का हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है। अध्यक्ष लोकसभा बिल्कुल होता है, उपाध्यक्ष बिल्कुल होता है, महासचिव लोकसभा बिल्कुल होता है, ठीक है, और अध्यक्ष राज्यसभा यानी कि उपराष्ट्रपति होता है। इसका मतलब सभी चारों होते हैं। एक एक ऑप्शन लगाया करिए तो कभी गलती नहीं होगी, एक साथ अगर लगाएंगे तो हमेशा गलती होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं, कैसे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। केंद्र राज्य संबंध में के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा है संविधान में, कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं 245 आर्टिकल से लेकर 263 के बीच में, ठीक है। ये मुख्य हैं, इसी में प्रशासन आ जाता है, वित्तीय आ जाते हैं, ठीक है, और विधायी आ जाते हैं इसी में। चलिए बाद में बात की जाएगी इस बारे में, अभी देखते हैं। संविधान के प्रावधानों से बिल्कुल सही आर्टिकल दिए हुए हैं। नियोजन प्रक्रिया से बिल्कुल सही है, प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग है। राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से सही बात है, जहाँ सरकार सेम रहती है वहाँ अच्छा काम होता है, जहाँ सरकार अपोजिट होती है वहाँ पे हमेशा अड़ंगा काम में लगता रहता है। केंद्र राज्य पे और राज्य केंद्र पे ठीकरा फोड़ते रहते हैं। हुक्म चलाने की इच्छा से, सही बात है, केंद्र सरकार कभी कभी होती है कि ये फरमान जारी कर देती तुम्हें ये करना है तो करना है। तो इस तरह चारों इसके आंसर होंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा क्वेश्चन, भारत में केंद्र संबंध निर्भर करते हैं, जैसे कि अभी बताया था, फिर से वही, इस पे भी न्यायिक व्याख्यानों पर, ठीक है, परंपराओं पर, बातचीत की विन्यास पे, चारों इसके ऑप्शन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक संघीय राज व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से। संघीय राज व्यवस्था मतलब फेडरलिज्म में क्या क्या होता है, संघ और राज दोनों होने चाहिए, ठीक है। उनके लिए बातचीत का एक तंत्र होना चाहिए कि आपस में बातचीत करने के लिए एक मैकेनिज्म होनी चाहिए। राज्यों के मध्य संबंध भी होना चाहिए कि आपस में ये नहीं कि शत्रुता रखते हो भारत पाकिस्तान की तरह, ठीक है, अच्छे संबंध और मधुर होने चाहिए, और बातचीत करने के लिए एक मैकेनिज्म भी होनी चाहिए। विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र भी होना चाहिए, इसीलिए प्रशासनिक अधिकरण बनाए जाते हैं, या बीच बीच में ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते, जो बनाए जाते हैं उसीलिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसका चारों आंसर सही होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, किसके पास है। अगर ये करना है तो ये कोई सरकार नहीं कर सकती, ना मंत्रिमंडल कर सकता है, क्योंकि ये संवैधानिक प्रश्न होता है, इसमें संसद करती है। इसीलिए 8 न्यायाधीश से लेकर आज 31 तक किया गया है, 2 बार बढ़ाया गया। एक बार 1+7 था, उसके बाद 22 के अराउंड हुआ, अब 31 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। किसके, कौन से, आपने सुना होगा, कैसे। इसमें बहुत थोड़ा विवाद का प्रश्न है, क्योंकि कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा की जाती है। सरकार ने ICJ इंडियन कोर्ट बनाना चाहा, जैसे IAS की परीक्षा होती है वैसे उनके लिए बनाने की कोशिश की थी, लेकिन संसद ने, जो सुप्रीम कोर्ट था, उसने उसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। हालांकि अभी जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश परामर्श के किया जाता है, जिसमें 4 वरिष्ठतम जज की सिफारिश इसके साथ होती है, और बहुमत से लिया जाता है, ठीक है। फैसला उसके आधार पर न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है, और कहीं पे नहीं है। आप उच्च न्यायालय कंफ्यूज कभी मत होइएगा, ठीक है। इस प्रकार हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं आज आपको, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये,
और इसी प्रकार के मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप खुद चेक करिए आप कहाँ पर इस समय स्टैंड कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं कुछ MCQ लेके आता रहूँगा, हिंदी के भी लेके आऊँगा और अन्य सब्जेक्ट्स के भी लेके आऊँगा। और इसको प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं नीचे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ARO की फुल तैयारी आपकी हो जाएगी। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।